8 अप्रैल 2009 को एक अमेरिकन कार्गो शिप इंडियन ओशन से गुजर रहा था और यह शिप ओमान के देश से केन्या की तरफ जा रहा था और अपने साथ फूड और एसिड लिए जा रहा था। तभी उन्होंने अपने रडार पर देखा कि उनकी तरफ एक बोट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और पायलट के कैप्टन कहते हैं इस शिप को रोक दो। ये सोमाली कोस्ट गार्ड है, ये एक रूटीन चेकअप है, अपनी शिप इसी वक्त रोक दो। और शिप के कप्तान संभाले हुए थे कैप्टन रिचर्ड फिलिप। उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक बोट काफ़ी तेज़ी से आ रहा था और वो कहते हैं यार फिर से नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उनकी तरफ ये बोट आ चुका था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। तो फिलिप शिप की स्पीड बढ़ा लेते हैं, लेकिन शिप काफ़ी बड़ा होता है तो उसकी मैक्स स्पीड 35 किलोमीटर थी की तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगी और जो बोट उनका पीछा कर रहा था उसकी स्पीड 85 किलोमीटर की रफ्तार से उस शिप का पीछा कर रहे थे। बोट को काफ़ी तेजी से नज़दीक आता देख रिचर्ड फिलिप ने शिप का अलार्म बजा दिया। सब लोग शिप के सेफ रूम की तरफ भागे और उनसे लड़ने के लिए क्रू मेंबर के पास कुछ भी नहीं था। शिप के चारों तरफ बस पानी का एक फव्वारा मारने की एक मशीन थी जिसमें काफ़ी तेजी से पानी फेंका जा सकता था उन्हें रोकने के लिए। लेकिन कुछ ही देर में शिप के एक कोने में सीढ़ी अटकने की आवाज़ आती है। पहला सोमाली पायलट शिप के ऊपर चढ़ता है और अपने AK-47 गन से फायर करते हुए कैप्टन फिलिप तक पहुंच जाता है। पूरे 19 क्रू मेंबर में से 14 लोग सेफ रूम में थे और 2 लोग कहीं छुप गए थे और 2 लोग फिलिप और उनके साथी पायलट के पास थे। फिलिप के पार्टनर स्टीयरिंग को लेफ्ट टू राइट की तरफ घुमाते थे ताकि उनकी बोट डूब जाए और वो भाग न पाए। शिप पर पूरे 4 पायलट चढ़ चुके थे। उन सब का लीडर था अब्दी कादिर मूसी। उसकी उम्र 18 साल थी। ये चारों मिलकर कैप्टन फिलिप और उनके साथी पर हमला कर देते हैं और उनका कहना था कि हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, बस हमें पैसा दे दो, हम चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं होगा। हम अलकायदा थोड़ी ना है, सिर्फ बिजनेस करने आए हैं। हमें पैसा चाहिए, एक बार हमें पैसे मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूसे कहता है शिप को यही रोक दो। कैप्टन पूरी शिप को बंद करवा देते हैं। पायलट ने पूछा बाकी क्रू मेंबर किधर हैं? पायलट के लीडर मूसे सभी क्रू मेंबर को देखना चाहते थे। कैप्टन फिलिप को बोलते हैं कि सभी क्रू मेंबर को बुलाओ, लेकिन कैप्टन फिलिप मना कर देते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि सब कहाँ हैं। मुझसे पूरे शिप की तलाशी लेना चाहते हैं और कैप्टन फिलिप कहते हैं तुम्हें अपनी गन यहीं पर छोड़नी होगी, तभी तुम मेरे साथ आओगे। मुझसे रेडी हो जाता है और दोनों चले जाते हैं और वो जैसे ही दोनों इंजन रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं तभी मुझसे के ऊपर कोई हमला कर देता है। ये थे माइक पेरी, जहाज के चीफ इंजीनियर। मुझसे के हाथ में चाकू मारकर उन्हें अपने साथ बंद कर लेते हैं। पायलट के लीडर को कैद कर लिया जाता है सभी क्रू मेंबर के द्वारा। बाकी 3 पायलट काफी गुस्से में आ गए। नहीं, लेकिन अभी भी उनके पास कैप्टन फिलिप मौजूद थे और पूरे शिप में सिर्फ $300 होते हैं। शर्त ये थी कि पायलट पूरे पैसे लेकर जाएंगे और कैप्टन फिलिप को भी, मतलब पायलट को उनका लीडर मिल जाएगा, तब वे कैप्टन फिलिप को छोड़ देंगे, यानी एक्सचेंज ऑफर। पायलट को जाने के लिए लाइफ बोट की जरूरत पड़ती है और डील के मुताबिक कुछ क्रू मेंबर ने मूसे को छोड़ दिया था और कैप्टन फिलिप अभी भी उस टाइम लाइफ बोट के अंदर मौजूद थे। वो लाइफ बोट को चलाना सिखा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट कैप्टन फिलिप को अपने साथ फिरौती मांगने के लिए लेकर चले जाते हैं। चलो, एनिमी बोट शुरू करो, आगे बताना भूल डालूंगा। चलो चलो एनिमी चलो।
इसी पूरी कहानी को हॉलीवुड की एक मूवी में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकन कार्गो शिप को हाईजैक किया गया था और उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल गया। पूरी दुनिया काफ़ी तेज़ी से इसके बारे में पढ़ रही थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन थे ये सोमाली पायरेट और क्यों सोमाली के लोग ही इतने पायरेट बने और ये लोग कैसे ख़त्म हो गए। आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ये सब की शुरुआत होती है सोमाली में चल रहे सिविल वॉर से। 15 अक्टूबर 1969 को सोमाली के सेकंड प्रेसिडेंट अब्दी राशिद को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से देश में नेताओं के बीच कुर्सी के लिए काफ़ी झगड़ा शुरू हो गया था। इसी चॉटिंग सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर 21 अक्टूबर 1969 को आर्मी ऑफ चीफ मेजर मोहम्मद सैड बैरर ने बिना किसी भी गोली चलाए पूरे देश में अपना दबदबा बना लिया था। शुरुआत में सैड बैरर बहुत ही पॉपुलर थे। उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म का नारा दिया और सोमाली भाषा के लिए सबसे पहला स्क्रिप्ट बनाया। बैरर एक जनरेटर सोमाली बनाना चाहते थे। उन्होंने पड़ोसी देश इथियोपिया के अगेंड इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी फौज भेज दी, क्योंकि वहाँ सोमालियन रहते थे। शुरुआत में सोवियत यूनियन सोमालिया का सबसे अच्छा दोस्त था और उन्हें हथियार देता था, लेकिन इस जंग में सोवियत यूनियन पलट गया और इथियोपिया के साथ दे दिया और सोमालियन पूरी तरह से ये जंग हार गए और फौज के हजारों जवान मारे गए और देश का सारा पैसा बर्बाद हो गया। उन्होंने बाकी कबीलों के गांव पर बॉम्ब गिरवाए और उनके पीने के पानी में जहर डलवा दिए ताकि लोग प्यास से मर जाएं। और उन्होंने अपने ही शहर हेरेसिया पर एयर स्ट्राइक्स करवाए, जिसमें 5000 से ज़्यादा मासूम लोग मर गए। जनवरी 1991 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस के भाइयों ने मिलकर राजधानी मोगादिश पर चारों तरफ से हमला कर दिया। डायरेक्टर सैड बैरर अपनी जान बचाकर एक टैंक में बैठकर भाग गए। 1991 में सोमाली में चल रहा सिविल वॉर बेहद भयानक हो गया। वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से गिर गई। सरकार गिरते ही वहाँ की सोमालियन नेवी और कोस्ट गार्ड खत्म हो गए। समुद्र में बॉर्डर की रखवाली करने वाला कोई नहीं बचा था। विदेशी कंपनीज को समझ आ गया कि सोमाली का मैरीटाइम बाउंड्री अब एक खुला खजाना बन चुका है, जहाँ उन्हें रोकने या अरेस्ट करने वाला कोई नहीं है। सोमाली की कोस्ट लाइन यानी सोमाली का तट लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है, जो पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी है। यहाँ का पानी ठंडा, लॉबस्टर और कीमती सी फूड के मामले में दुनिया का सबसे अमीर इलाका है। जब यूरोप, एशिया, ताइवान के समुद्र में ओवरफिशिंग की वजह से मछलियाँ कम होने लगी, तो उनकी नज़र सोमालिया के इस अनटैप्ड समुद्र पर पड़ी। सोमालिया उस समय यूएन कन्वेंशन द लॉ सी के तहत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लीगली क्लेम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ कोई सरकार ही नहीं थी। विदेशी जहाज इसका फ़ायदा उठाकर और दावा किया कि ये इंटरनेशनल वाटर यानी खुला समुंदर है, यहाँ मछली पकड़ना कोई जुर्म नहीं है। ये विदेशी शिप सिर्फ नॉर्मल मछली नहीं पकड़ते थे, ये वाटर ट्रैवलिंग और डायनेमिक टेक्निक का यूज़ करते थे। इस तरीके से समुंदर में बहुत ही बड़ा और भारी जाल धंसाया जाता था, जो समुंदर के उखाड़ देता है और इसकी वजह से सोमाली के लोकल मछुआरे के जाल टूट जाते हैं और उनकी मछलियाँ ख़त्म हो जाती है और उनकी भूखमरी बढ़ती गई और उन्हें अपने इलाके को सेव करने के लिए समुंदर पर खुद ही रक्षा करना स्टार्ट कर दिया। मछुआरों ने हथियार उठाया और छोटे मोटे ग्रुप में बढ़ गए, जैसे कि वॉलंटियर कोस्ट गार्ड। ये लोग मिलकर विदेशी लीगली फिशिंग को टारगेट कर रहे थे जो उनके कोस्ट पर आ रही थी। वो अपनी पुरानी लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नाव को लेकर आ रहे थे। उनके पास सिर्फ पुरानी AK-47 होती है और वो जहाज पर चढ़कर क्रू को धमकाते थे और उन्हें बंधक बना लेते थे। वो इस रैंसम को फिरौती नहीं कहते थे, वो इसे इलीगल फिशिंग फाइन या इन्वायरमेंटल टैक्स कहते थे। वो बोट के मालिक से 10,000 से 20,000 मांगते थे ताकि उनका नुकसान पूरा हो सके और पैसा मिलते ही वो बोट और क्रू मेंबर को छोड़ देते हैं।
ये सब करते करते उनका लालच काफ़ी बढ़ गया था, तो उन्होंने सोचा कि समुद्र में तो काफ़ी बड़े बड़े शिप आते जाते रहते हैं अपने माल लेकर, तो हम क्यों ना उसे हाईजैक किया जाए। अगर इसे हम हाईजैक करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जो 10,000 से 20,000 डॉलर आते थे वो अपने देश को भूखमरी से बचाने के लिए यूज़ करते थे। अब हाईजैकिंग लाखों करोड़ों डॉलर के माल वाले शिप की होनी थी। उनका पहला शिकार था MV फेस्टिगेस नाम का शिप। ये हांगकांग के LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर था, जिसे अप्रैल 2005 में सोमाली पायरेट ने इंडियन ओशन में घेर लिया। ये मॉडर्न प्राइवेसी के इतिहास का सबसे बड़ा कॉमर्शियल शिप हाईजैक माना जाता है। इस जहाज को छुड़ाने के लिए कंपनी ने पायरेट को लगभग 3,15,000 डॉलर कैश में दी, यानी इंडिया में 2.5 करोड़ रुपए। फिरौती की रकम मांगने के नेगोशिएशन के दौरान पायरेट ने शिप को इंजन बंद करके उसे सोमाली के हराधरे के पास खड़ा कर दिया। ये जहाज आगे चलकर दुनिया का पहला पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बन गया, जहां से उनको इन्वेस्टर भी मिलने लगे। 2008 सुपर टैंकर हाईजैकिंग 15 नवंबर को केन्या के तट से 500 मील दूर जहाज को अगवा कर लिया गया था, जिसमें 20 लाख बैरल का कच्चा तेल भरा था, जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर थी। इसके बाद इसे सोमालिया के तट पर समुद्री के लुटेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तटीय शहर हरिद्वार में लंगर बनाकर रख दिया गया था, और जहाज को तब छोड़ा गया जब मालिक ने 30 लाख डॉलर की फिरौती दी, और जो रियल में फिरौती मांगी गई थी वो 2.5 लाख डॉलर की थी। फिरौती के तौर पर पैसा पैराशूट से गिराए जाने के बाद समुद्री लुटेरे जहाज छोड़कर चले गए और सभी 25 क्रू मेंबर से बच गए। हालांकि 8 लुटेरे और कुछ पैसे को ले जा रही एक समुद्री लुटेरे की नाव खराब मौसम के कारण डूब जाती है और उसमें 5 लोग डूब जाते हैं, और हाईजैकिंग का सिस्टम सिर्फ 30 मिनट के अंदर हो जाता है। जिस कहानी की बात मैंने शुरुआत में की थी, कैप्टन फिलिप अब पायरेट के कब्जे में है। पायरेट कैप्टन फिलिप को लेकर ओशन में उतर जाते हैं और बाकी के क्रू मेंबरशिप से बोट का पीछा करते हैं। इसके बाद बोट के कंपैरिजन में शिप काफ़ी स्लो चल रहा था, और साथ ही ओशन पुलिस को भी कॉल किया जाता है। ये जहाज़ काफ़ी दूर था कार्गो शिप से। इसे वहाँ पहुँचने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ओशन पुलिस जहाज़ पायरेट के बोट तक पहुँच जाती है, और कैप्टन फिलिप अभी भी पायरेट के कब्जे में है। और साथ ही यूएस नेवी 2 और जहाज शिप को लेकर आगे बढ़ने लगती है, और जो कार्गो शिप थी मार्क्स अलम्बामा, उसे आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाता है ताकि बाकी के क्रू मेंबर सेफ रह सकें। फिर पायरेट की तरफ से $2 मिलियन की रकम की फिरौती मांगी जाती है, और अगर हमें ये नहीं मिले तो हम कैप्टन फिलिप को मार देंगे। फिर आधी रात कैप्टन फिलिप पायरेट के बोट से कूद जाते हैं